सकते हैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। सबसे पहली खबर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को लेकर के है। आपको पता होगा कि हर महीने की लास्ट तारीख को ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े जारी किए जाते हैं और इन्हीं आंकड़ों के आधार पर सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता, महंगाई राहत फिक्स किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे सितंबर 2024 के आंकड़े 143.3 पर जो आंकड़े पहुँच गए थे। सितंबर महीने के आंकड़े अक्टूबर महीने की लास्ट तारीख को जारी किए जाते हैं। अक्टूबर महीने के आंकड़े नवंबर महीने की लास्ट तारीख को जारी किए जाते हैं, लेकिन अभी तक अक्टूबर के आंकड़े सरकार के द्वारा जारी नहीं किए गए हैं। यहाँ भी आप चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। फिर बताया गया है कि डीए फ्रॉम जनवरी 2025 से कितने में मिलने वाला है। सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर यहाँ पर डिटेल्स दी गई है कि आंकड़े 143.3 पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े देते हैं तो महंगाई भत्ता 55.73 पर रहेगा। यदि सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और इंडस्ट्रियल वर्कर 145.10 पर पहुंचते हैं तो महंगाई भत्ता 56 पर पहुंच जाएगा। और यदि आंकड़े या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 150 पर पहुंचता है तो यहाँ पर महंगाई भत्ता 57 पर रहे। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे होंगे जो सीपीआई आंकड़े हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में यानी 143.3 ही रहते हैं, तो तब बताया गया है कि 55% यहाँ पर महंगाई भत्ता हो सकता है। लेकिन यदि टाइम के अनुसार यानी दिसंबर 2024 तक 145.10 तक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के पहुंच जाते हैं आंकड़े, तो यहाँ पर 56% महंगाई भत्ता आपको मिलेगा। यानी ये रियलिस्टिक लगता है और इसी तरह से होने वाला है। तो 3% की यहाँ पे बढ़ोतरी हो सकती है, ऐसा अनुमान इस चार्ट के माध्यम से बताया गया है और जो रियलिस्टिक दिख भी रहा है। और यहाँ पर उम्मीद की जा सकती है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उस तरह से यदि आंकड़ों में बढ़ोतरी होती है तो यहाँ पे महंगाई जो भत्ता है वहाँ 56% रहेगा। यानी कि 3% की जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता या फिर महंगाई राहत बढ़ने की उम्मीद की जाती है। अगली कुछ जो खबर है 8th पे कमीशन को लेकर के है। सरकारी कर्मचारियों की 3.25 गुना बढ़ सकती है सैलरी, बस 1 महीने बाद मिलेगी खुशखबरी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के जल्द ही उन्हें बड़ी खुशखबरी आने की संभावना है। दरअसल ऐसी खबर है कि सरकार 2024-25 के बजट में 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान कर सकती है। इसके साथ ही ये चर्चे हैं कि इस बार सैलरी 2.82 गुना बढ़ सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की नज़रें प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पर टिकी हैं। दरअसल ऐसी संभावना है कि सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर सकती है। यह आयोग कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन में देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति के अनुसार संशोधन की सिफारिश करेगा। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की नज़रें प्रधानमंत्री मोदी सरकार की ओर टिकी हुई है और ऐसी संभावना है कि 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा यहाँ पर की जा सकती है। इससे पहले न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर के 18,000 रुपये कर दिया गया था और यदि 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर के 51,480 रुपये हो सकता है। 8वें वेतन आयोग की प्रस्तावित बदलाव से पेंशन भोगियों को भी फायदा हो सकता है। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये है जो 7वें वेतन आयोग में 2.57 फैक्टर जो फिटमेंट फैक्टर उसके आधार पर तय की गई थी। यदि 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो न्यूनतम पेंशन 25,740 रुपये तक बढ़ सकती है। इससे रिटायर जो पेंशनर्स हैं उनको यहाँ पर फायदा हो। अगली खबर काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सैनिकों और पूर्व सैनिकों की प्रॉपर्टी आईडी सुधारने के लिए विशेष कैंप आयोजित किया जा रहा है। यह खबर सोनीपत कि जो भी पूर्व सैनिक और सैनिक हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। निगम आयुक्त नरेश कुमार ने बताया यहाँ पर कि सैनिक और भूतपूर्व सैनिकों की प्रॉपर्टी आईडी में हुई त्रुटियों को ठीक करने के लिए विशेष कैंप आयोजित किया जा रहा है और यहाँ कैंप 2 से 5 दिसंबर तक नगर निगम कार्यालय में लगाए जाएंगे। 2 दिसंबर को सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों अपनी प्रॉपर्टी आईडी में सुधार के लिए सैनिक बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र, मलकियत दस्तावेज और आईडी प्रूफ के साथ नगर निगम कार्यालय आकर के त्रुटि जो गलती है उसमें उसको ठीक करा सकते हैं। इस दौरान वे हरियाणा सरकार द्वारा मिलने वाली संपत्ति कर में रिहायशी जायदाद पर छूट का भी लाभ ले सकते हैं। उसके अलावा 3 दिसंबर 2024 को सैनिक और भूतपूर्व सैनिक हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से संबंधित प्रॉपर्टी आईडी में सुधार के लिए अलॉटमेंट लेटर, रजिस्ट्री कंप्लीशन सर्टिफिकेट और आईडी प्रूफ के साथ पहुंच सकते हैं। 4 दिसंबर को HSII DC से संबंधित
प्रॉपर्टी आईडी में सुधार के लिए भी यही दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकते हैं। 5 दिसंबर को हरियाणा लाइसेंस कॉलोनी से संबंधित प्रॉपर्टी आईडी की अपडेट करने के लिए संबंधित दस्तावेजों के साथ नगर निगम कार्यालय में उपस्थित हो सकते हैं। सैनिक और भूतपूर्व सैनिकों से अनुरोध है कि वे संबंधित दस्तावेजों के साथ कैंप में पहुंच करके अपनी प्रॉपर्टी आईडी में सुधार करवा सकते हैं। नेक्स्ट खबर है कि घर पर हो रही थी अग्निवीर के स्वागत की तैयारियां, अचानक मिली ऐसी सूचना कि टूट गए परिजन और बिखर गए सपने। ये जो खबर है बीकानेर से रिलेटेड है कि बीकानेर जिले के लूरकरणसर तहसील के राजासर उर्फ करणीसर गांव निवासी अग्निवीर की ट्रेनिंग पूरी होने से पहले ब्रेन हैमरेज हो जाने से उसका निधन हो गया है। यह दर्दनाक घटना उस समय हुई जब अग्निवीर की 2 दिन बाद ट्रेनिंग पूरी होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही ब्रेन हैमरेज ने उसकी जान ले ली। अग्निवीर ट्रेनिंग पूरी करके जो है 2 दिन बाद 3 दिसंबर को घर आने वाला था। परिवार वाले बच्चे की स्वागत की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अग्निवीर की निधन की सूचना सुनते ही पूरे गांव में मातम पसर गया। अगली खबर है कि अग्निवीरों पर समिति की रिपोर्ट का परीक्षण कर रहा शासन, सरकारी सेवाओं में छूट देने की सिफारिश। यह जो खबर है उत्तराखंड से निकल के आ रही है कि जो पहला बैच अग्निवीरों का 2027 में वापस आएगा, जो 75% है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अग्निवीरों के पुनर्वास को लेकर के प्रदेश सरकार संजीदा है। इसके लिए सैनिक कल्याण सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में समिति ने इन्हें सरकारी सेवाओं में आयु सीमा में छूट, सरकारी सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण व प्राथमिकता के आधार पर आउटसोर्स पर रखने आदि के सुझाव दिए हैं। अब इस रिपोर्ट का शासन में अध्ययन चल रहा है। यहाँ देखा जा रहा है कि यहाँ न्याय संगति से भी कितना उचित रहेगा, इसके बाद इस पर आगे का निर्णय लिया जाएगा। यानी कि जो उत्तराखंड सरकार है वहाँ अग्निवीरों को जो सरकारी सेवाएं हैं और आउटसोर्सिंग है, आउटसोर्सिंग में प्राथमिकता दे सकती है। साथ में जो भी सरकारी सेवाएं हैं, आयु सीमा में छूट या फिर सरकारी सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण जो होता है उस पर यहाँ पर विचार कर रही है। नेक्स्ट खबर है कि कांग्रेस सरकार पूर्व सैनिकों के कल्याण को प्राथमिकता देगी, और ये कहा है उत्तम कुमार जी ने। उत्तम कुमार जी कौन है? ये हैं हैदराबाद सिंचाई और नागरिक आपूर्ति मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी, जो कि खुद भी एक पूर्व सैनिक हैं। हैदराबाद से खबर है कि सिंचाई और नागरिक आपूर्ति मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी ने आश्वासन दिया है कि तेलंगाना की कांग्रेस सरकार जो भी रिटायर्ड पर्सन्स हैं, पूर्व सैनिक और वीर नारी, उनके परिवारों को प्रभावित करने वाली लंबे समय से जो मांगें चलती आ रही हैं उनको यहाँ पर दुरुस्त करेगी और पूर्व सैनिकों के कल्याण तो यहाँ पर प्राथमिकता देगी। रविवार को हैदराबाद में एक एयरफोर्स एसोसिएशन की बैठक में बोलते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने यह बात कही। और उत्तम कुमार रेड्डी यानी कि सिंचाई और आपूर्ति मंत्री जो हैं, नागरिक आपूर्ति मंत्री, वह एक खुद पूर्व सैनिक है। और उन्होंने यहाँ पर कहा कि तेलंगाना की कांग्रेस सरकार जो भी सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं और वीर नारी हैं, उनके कल्याण के लिए यहाँ पर काम करेगी और उनके जो भी मुद्दे हैं उनको यहाँ पर सॉल्व करेगी। हर चीज़ में उनको प्राथमिकता। नेक्स्ट जो अपडेट है सेवानिवृत्त सैनिक और उनके परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे बताया गया कि कोई भी एक्सेसमैन किसी भी प्रकार से मृत्यु हो जाती है तो परिवार को मिलने वाली जो सुविधाएं हैं वह इस प्रकार से है। जिला सैनिक बोर्ड से परिजन संपर्क करें। इसके बाद जिला सैनिक बोर्ड किसी भी फौजी भाई की मृत्यु होने पर उनके मान सम्मान के लिए सशस्त्र सेना की या पुलिस की टुकड़ी उनके द्वार पे आएगी। और इसके साथ साथ एक फ्लैग जिसमें उस स्वर्गवासी सैनिक को दाह संस्कार करने के लिए ले जाया जाएगा और एक शहीद सैनिक की तरह दाह संस्कार किया जाएगा। और दाह संस्कार के लिए जिला सैनिक बोर्ड आपको 10,000 रुपये भी देगा। उसके बाद आपको जिला सैनिक बोर्ड में जाना है कुछ डॉक्यूमेंट के साथ। कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं इसमें? एक्सेसमैन का कार्ड, डिस्चार्ज बुक, डेथ सर्टिफिकेट, क्लेम के लिए डॉक्यूमेंट और एनओके का आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके बैंक अकाउंट की पासबुक की पहले पेज की फ़ोटोकॉपी, कैंसिल चेक की एक पेज। जिला सैनिक बोर्ड आपसे यहाँ सभी डॉक्यूमेंट लेने के बाद आपको क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराता है, जिसमें कि राज्य सरकार से मिलने वाला 10,000 रुपये, CSD कैंटीन स्टेशन हेडक्वार्टर से 10,000 रुपये, पूर्व सैनिक के रिकॉर्ड से 7,000 रुपये, INBA NHQ दिल्ली से 30,000 रुपये, ये सभी मिलता है। तो ये जो भी पूर्व सैनिक हैं या उनके परिवार वाले हैं उनको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट जो अपडेट है, जितने भी एयरफोर्स के वेटनर्स हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डायरेक्टर ऑफ एयर वेटनर्स फॉर IF पेंशनर्स, DT ऑफ एयर वेटनर्स एयर हेडक्वार्टर सुब्रतो पार्क न्यू दिल्ली से ये जारी किया गया है। और यहाँ पर कुछ नंबर बताए गए हैं। WAC एक्सचेंज नंबर यहाँ पे बताया गया 01125687094। टोल फ्री नंबर है 1800115800। उसके अलावा वेबसाइट का भी डिटेल्स यहाँ पे बताया गया है www.iafpensioners.gov.in। ईमेल
एड्रेस यहाँ पे बताए गए हैं। साथ में कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिनके आगे आप 011 लगा करके रिंग कर सकते हैं, जो कि इंडोसमेंट ऑफ वाइफ नेम इन पीपीओ, चेंज ऑफ वाइफ नेम आपको करना है तो यहाँ पर ये नंबर दिया गया, इस पर आप रिंग कर सकते हैं। रिगार्डिंग फैमिली पेंशन इशू, यहाँ पे नंबर दिया गया है, इस पर आप रिंग कर सकते हैं। सेंट्रल क्वारी सैंक्शन ऑफ डीएपी नंबर दिया गया है। लीगल सेल ऑफ एलआरपी केस नंबर दिया गया है। साथ में चेंज ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ वाइफ तो उसका भी यहाँ पे नंबर दिया गया है। एडमिन सेक्शन ऑफ डीएबी नंबर दिया गया है। डिसेबिलिटी पेंशन केसेज हैं तो यहाँ पे अलग नंबर दिया गया है। वेलफेयर सेक्शन फॉर प्रोमulgation ऑफ POR आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ एनी सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड आफ्टर रिटायरमेंट तो उसका भी यहाँ पे नंबर दिया गया है। रिगार्डिंग पेमेंट फॉर डीएबी उनका भी यहाँ पे नंबर दिया गया है। तो सभी नंबर यहाँ पे दिए गए हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पर रिंग कर सकते हैं। इनके आगे आपको 011 लगाना जरूरी है। नेक्स्ट जो अपडेट है रोजगार से रिलेटेड है और यहाँ जो लेटर है एनसीसी लिमिटेड एम्स अवंतीपुरा ने जिला सैनिक बोर्ड श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर को लिखा है और यहाँ पर रिक्वायरमेंट बताई गई है जिसमें कि 15 गनमैन की रिक्वायरमेंट है, जिसमें कि मंथली सैलरी दी जाएगी 20,000 से 22,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। ड्यूटी का आवर जो होगा 8 घंटे का होगा। इसके लिए आप अपने जिला सैनिक बोर्ड से संपर्क सकते हैं जो भी श्रीनगर और JNK के हैं और एनसीसी लिमिटेड एम्स अवंतीपुरा में जॉब करना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पे अच्छा मौका है।